नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में खबरें न सिर्फ ज्यादा हैं बल्कि काफी बड़ी भी हैं। बहुत कुछ घटनाक्रम देश, दुनिया और प्रदेशों में चल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत थे। उन्होंने कई ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में संघ कभी बोलेगा लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, खुलकर जवाब दिए। और इन जवाब देने में ये भी साफ कर दिया कि 75 वर्ष की कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन इसके साथ में ये भी जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा पा रहा है, इसको लेकर बिना कुछ कहे अपने अंदाज में वो बहुत कुछ कह गए। जो डेमोग्राफी बदल रही है उसमें 3 बच्चों का जो एक उनका गणित आया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उस पर हमला। जब कांग्रेस की तरफ से उनके हमले की मैं बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली, और उसके बाद अमित शाह का सिर काटकर लाने की बात कहने वाली महुआ मोइत्रा। ये कौन सी नफरत की सियासत है, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती चली जा रही, इस पर बात करेंगे। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी, उनकी सेहत को लेकर कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं, और साथ ही अमेरिका की एक अदालत ने जो उन्होंने टैरिफ ताबड़तोड़ भारत समेत तमाम देशों पर थोपे हैं उसको अवैध करार दे दिया और उस पर तमाम बड़े प्रश्न खड़े कर दिए। इसके साथ ही बात होगी जो सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गाना सुना होगा आपने ना, कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो जापान भी जाना था और इस बार चीन भी जाना था, और इस बार जापान से ज़्यादा महत्वपूर्ण दौरा चीन का है, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी के साथ बातचीत होने के साथ साथ में बायलैटरल वहां पर व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति से भी बात होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। होगी क्या, मतलब हो रही है जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो इस बात का जो लब्बो-लुआब और जो तमाम चीज़ें उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हर्षवर्धन सबसे पहले मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन भागवत पर, लोग कहते हैं कि भागवत कथा, लेकिन भागवत कथा का जो संपन्न जब होता है तो लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने, मोहन घुमाते भी खूब हैं, लेकिन घुमाते घुमाते ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका उन्होंने जवाब न दिया हो। और मुझे लगता है कि तमाम जो गलतफहमियां और जो तमाम जो प्रश्न आरएसएस को लेकर थे उनका तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन किसी भी राजनीतिक प्रश्न से भी नहीं बचे। कैसे इसकी व्याख्या करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है राजेश्वर, मोहन जी के इस 3 दिनों के व्याख्यान के बाद देश में इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए। आप उसके पक्ष में हैं, आप उनकी बात को ठीक मानते हैं, आप उनकी बात को गलत मानते हैं, उस पर बात कीजिए। बड़ा सीधा सा बटा हुआ सा था 3 दिन का जो आयोजन था। हम लोग तो थे ही वहाँ 3 दिन जी। पहले दिन बहुत स्पष्ट तौर पर संघ क्या है, संघ कैसे करता है, 100 वर्ष की यात्रा क्या है, हेडगेवार जी क्या हैं, कौन है, कैसे काम किया, और जिसकी चर्चा बड़ी कम हुई। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोग थे, क्रांतिकारिता, समाज सुधारक, अपने अपने तरीके से किसी ने राजनीतिक आंदोलन सोचा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही सारी राजनीतिक धाराएं निकली। और उन्होंने कहा कि हेडगेवार जी ने सभी 4 धाराओं में काम कर लिया था। ठीक भी है। बाल्यकाल में वंदे मातरम आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें विद्यालय निरीक्षक आया तो खड़े होकर वंदे मातरम बोलते थे, टीचर नाराज होते थे, बाद में कहा कि माफी मांग लो, माफी नहीं मांगी उन्होंने और एक और छात्र ने। फिर 1920 की बात, जब वो आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए, 25 में सरसंघ चालक बन गए, यानी बना लिया अपना संगठन। लेकिन फिर 30 में जब जाना हुआ तो सरसंघ चालक की पदवी छोड़ दी। तो बड़ी स्पष्टता थी कि जो हेडगेवार जी का जीवन चरित्र है वो देश के लिए है। और इसीलिए जब उनके परिवार ने पूछा कि विवाह कब, जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौटे, तो उन्होंने कहा कि विवाह इस जन्म में नहीं, इस जन्म में भारत माता के लिए, अगले जन्म में अपना सुख सोचूंगा। तो जो बार बार भ्रांति होती है, जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका क्या है, वो बहुत ठीक से बताया। आष्टी का आंदोलन, चिमूर का आंदोलन, पटना का, नागपुर का, राजगुरु जी को कैसे नागपुर और अकोला में शरण दिलाई, भूमिगत रखा, वो सब उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन जब वो दूसरे दिन आए तो हर किसी को थोड़ा सा लगा कि कुछ तो रह गया। मोहन जी की वो बात, क्योंकि वो सबको कह रहे थे सब अपने हैं, सब अपने हैं। एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुओं का, उग्र हिंदुओं का, वो कह रहा है कि ये क्या हो गया, मोहन जी भी सेकुलर हो रहे हैं क्या। ये चर्चा लोगों में, हम जैसे लोगों को भी लगा कि आप बार बार कह रहे हैं भाई कट्टरता कैसे दूर होगी, आप कह रहे हैं कट्टरता समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं।
और क्या संघ जो कह रहा है वो रामराज्य जैसा है, तो क्या रामराज्य के लिए देश में स्थितियां हैं? ये सारे सवाल लोगों के मन में थे। तीसरे दिन जब उन्होंने प्रश्नोत्तरी की, जिसकी वजह से इतने सवाल आए कि 1 घंटे 1.5 घंटे समय बढ़ाना पड़ा, लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए। 250 से ज्यादा प्रश्न। हाँ, उनको समूहों में कर दिया गया था, लेकिन 21 समूह में। सबसे बड़ी बात, देश ये हिंदू राष्ट्र है, अखंड भारत का सपना छोड़ा नहीं है संघ ने। कैसे बात होगी, क्या बात होगी, अभी ये नहीं पता, लेकिन अभी पहला काम हर हिंदू घर तक पहुंचना और ये जाति वर्ण से बाहर निकलना। पूरी तरह से आप देश को ध्यान में रख के काम करिए। काशी, मथुरा, अयोध्या के आंदोलन में राम मंदिर के लिए शामिल हुए। काशी और मथुरा में संघ नहीं शामिल होगा, लेकिन स्वयंसेवक शामिल होगा। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको समझना है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब करता है। इसीलिए राहुल गांधी को बार बार कहना पड़ता है कि हर जगह संघ ही घुस गए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि काशी और मथुरा पर संघ आंदोलन में सीधे भले न जाए, लेकिन स्वयंसेवक जाएंगे और ये आंदोलन भी बड़ा होने वाला है, इसको चाहे जो जैसे दे। मुसलमानों को लेकर उन्होंने सारी भ्रांतियां दूर की, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई ठीक है, सबके बच्चे कम ज्यादा हो रहे हैं, उनके भी कम हो रहे हैं, हमारे पहले से कम थे हिंदुओं के, उनके बाद में हो रहे हैं। 2.1 को लेकर उन्होंने जो कहा उस पर भी बड़ा विवाद हो रहा है। वे 2.12 होगा, 3 कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा गणितीय और व्यवहारिक दोनों में फर्क है, रिप्लेसमेंट के लिहाज से कि TFR कितना हो तो रिप्लेस होंगे बच्चे, और वो सब समाज के लिए कहा। लेकिन एक बड़ी चीज है, उन्होंने मुसलमानों को लेकर जितने तरह की कलुषता या लड़ाई झगड़ा उस सब से बाहर निकलने की कोशिश की। 18 वाले में उन्होंने जो गुरुजी का बंच ऑफ थॉट था उससे आगे ले गए थे, अब उसको पूरी तरह से एक तरह से कहें कि नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहन जी का ये दुस्साहस, साहस, क्या मुसलमानों की तरफ से कुछ रेसिप्रोकल आएगा? क्या कई लोग अच्छी बात कह रहे हैं कि मोहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन क्या मुसलमान काशी मथुरा पर अपना दावा छोड़ देगा? क्या मुसलमान इस देश में हिंदुओं को काफिर कहना छोड़ देगा? क्या मुसलमान जो हिंदू लड़कियां हैं उनको लव जिहाद के लिए जो रेट कार्ड तय होता है वो खत्म कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब इन 3 दिनों में भी संघ की तरफ से कम नहीं मिला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मोहन जी कल्पना कर रहे हैं वो रामराज्य की कल्पना है, जो हेडगेवार जी ने की थी 1925 में, वो तब लगता था कि ये कैसे हो सकता है। आज जो कह रहे हैं मोहन जी हो सकता है, लेकिन वो हिंदुओं में सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, वो हिंदू परिवार की बात कर रहे हैं, उसको समझाने की बात कर रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं किसी को ठेका नहीं देना है, किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति को ठेका नहीं देना। तो मुझे लगता है कि एक संघ की जो दृष्टि है, 100 साल का संघ राम राज्य के लिए, समरसता के लिए काम करने वाला है। अब उन बाधाओं से कैसे निपटेगा वो प्रश्न अभी भी है। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको लेकर देश और दुनिया में तमाम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के आलोचक कुछ गंभीर, क्या कहें, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या जिसको बोलते हैं विषाद पैदा करने की कोशिश समाज में करते हैं, उसका बहुत स्पष्टता से जवाब दिया मोहन भागवत जी ने। वो ये था कि जो ये सोचता है कि इस्लाम अब यहाँ से चला जाएगा, वो हिंदू सोच नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि वो हिंदू से अलग कुछ आगे मानते नहीं। इसको अगर आपको देखना है तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा उनका भाषण सुन लीजिए। इस पर हम लोग चर्चा, जब 3 दिन जब उन्होंने चर्चा की है तो उस पर हम लोग 30 मिनट में कितनी चर्चा करेंगे, लेकिन जो उसके जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा, अयोध्या के मूवमेंट में हम खुलकर आए थे, इस पर स्वयंसेवक जाएंगे, लेकिन हमने हिंदुओं से भी कहा है और कहा कि RSS यानी हिंदुओं के प्रमुख संगठन होने के नाते भी जब मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे मंदिरों में, दूसरे धर्म स्थलों पे अब शिवलिंग मत खोजिए, तो क्या दूसरी तरफ से ये रेसिप्रोकल जो प्रश्न उठा रहे हैं हर्षवर्धन, कि कम से कम जो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए विषय हैं, मथुरा और काशी, क्या उस पर वो अपना दावा छोड़ेंगे? और दावा छोड़ने क्या, ये तो कब्जे की चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, जो बातें वहाँ पर दिखाई पड़ रही। तो ये समरसता के लिए जो एक कदम, ये एक कदम नहीं, ये मानकर चलिए बहुत बड़ा कदम है, और खुलकर इस तरीके से बात की गई है संघ प्रमुख की तरफ से, छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से आह्वान कर दिया कि भाई कुछ भी हो, हम सब एक हैं, और हिंदू होने के माफ कीजिएगा, हिंदू होने के जो उन्होंने मायने समझाए, उन्हें हिंदू, हिंदवी, सनातन,
ये सब आप सुनिएगा, करिएगा। तो उन्होंने तमाम चीजें इस पर स्पष्ट की। लेकिन अब मैं थोड़ा इसके राजनीतिक पहलू पे आना चाहता हूँ। एक इस पे रोक के मैं जो आपने छोड़ दिया, नहीं ठीक है, मोहन जी ठीक कह रहे हैं कि इस्लाम आया है, अब यहाँ का होके रह गया है, लेकिन यहाँ का विचार नहीं है वो विचार आक्रांता विचार है। उस विचार की वजह से रोज वैमनस्य होता है। और अगर वो देश के प्रति अपनी निष्ठा, इस भूमि के प्रति अपनी निष्ठा, भारत माता के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखेगा तो रोज विवाद होगा, कलुषता बढ़ेगी। काशी मथुरा भी उसी का है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोहन जी ने बहुत बड़े लक्ष्यों की बात की है, वो बड़े व्यक्ति हैं, संत पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। हम आज के समय में वही स्थिति देख रहे हैं जो देश में बहुत खतरनाक स्थिति होती थी, हिंदू मुस्लिम संघर्ष की, मुसलमान की कट्टरता की। कोई कहेगा कि हिंदू भी कट्टर हो गया, तो उसका जवाब आता है कि प्रतिक्रिया में हुआ। मुझे लगता है उसका जवाब नहीं मिला और वो चिंता की बात है। ये नहीं हो सकता है कि हम एक पक्ष से एकदम कहें कि सब अच्छा है, हम एकदम सब छोड़ देंगे, और दूसरा पक्ष उसको न स्वीकार करे। ठीक है, एक बड़ा वर्ग होगा, एक छोटा वर्ग होगा, एक सामान्य कुछ हिस्सेदारी होगी जो ठीक हो रहा हो, लेकिन ये बड़ा खतरा है, ये बड़ी चुनौती है। अब मोहन जी का दिल बड़ा है, मोहन जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, पड़ोसी देशों से भी बात करनी चाहिए, सब अच्छा है। लेकिन मूल उन्होंने जो कहा कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होने का मतलब क्या, देश के प्रति जिसकी निष्ठा हो, तो निष्ठा है क्या? वरना गाजा, इराक, ईरान, सीरिया, कहीं पे वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमास को लेकर पोस्टर लेकर और माथे पर पट्टी बांधकर विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए। तो मोहन जी ने यह भी कहा ना कि आप आइए ना सीधे रास्ते से, घुसपैठ करके क्यों आते हो। मुझे लगता है ये वो सारे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं और जो बड़ा लक्ष्य संघ ने तय किया है 100 वर्ष के बाद, उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब उसका जवाब क्या होगा ये मैं नहीं जानता। और आपने कहा ना कि राजनीतिक पर आते हैं, तो मैं एक लाइन बोल लेता हूं, आगे उसको आप विस्तार दे दीजिए। बिल्ली के भाग से छींका फूटने की आस लगाए बैठे लोगों को खाली मटका जोर से पड़ गया है सर पर। वो जान मोदी जी को हटा नहीं पाएंगे, तो सोच रहे थे कि एक तीर से दोनों निशाना हो जाए 75 वाला, मोहन जी मोदी जी चले जाए। न मोहन जी जा रहे हैं न मोदी जी जा रहे हैं, दोनों संघ और सरकार चलाएंगे। ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल इसी पे आऊं, लेकिन चूंकि एक जो बीच में आपने बात छेड़ी, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने उसका जिक्र बहुत ठीक से किया है, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। और मुझे लगता है इतना बोलने के बाद भी अगर चीज़ें समझ में ना आए तो थोड़ा सा इसमें मतलब मैं मोहन जी के ऊपर सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकता। जब उन्होंने कहा कि जो तमाम विचार बाहर से आए, और उन्होंने भारत की उस परिस्थिति का भी आकलन किया कि हमको लगता ही नहीं था कि हमारे ऊपर इस तरीके से आक्रांता होंगी, हम पूरी तरीके से संपन्न थे, समृद्ध थे, बौद्धिक रूप से भी बहुत प्रखर थे और मजबूत थे। इसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं, लेकिन ठीक है, ये मौजूदा समय में तमाम परिस्थितियां। लेकिन जो इन्होंने हिंदू विचार की बात की उसमें उन्होंने सबको लिया है। अब इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आने वाले समय में और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब जो आपने कहा बिल्ली के भाग में छींका नहीं फूटा, वो तो नहीं फूटा, और वो फूटना था भी नहीं। हर्षवर्धन, पिछली बार भी जब हम और आप बैठे थे तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लाल किले से उद्बोधन का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 में भी वो जब यहाँ से ये ऐलान कर रहे होंगे कि देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, तो इसका मतलब वहाँ पर बातें स्पष्ट हो चुकी थी। और उन्होंने मोरोपंत पिंगले जी के कार्यक्रम में जो कहा था उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। और उन्होंने कहा कि 75 हो या 80 हो, जब तक आप काम कर सकते हैं करिए। तो कुल मिला के जो तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम लोग सिर्फ पार्टी के बाहर के लोग नहीं थे, पार्टी के अंदर भी तमाम लोग थे जिनको लगता था कि शायद कुछ होगा, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। परंतु हर्षवर्धन, जो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में परिहास में जो प्रहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर किया है, उसको गंभीरता से लेना होगा। जब प्रश्न आया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके जो तमाम फैसले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेता है और वो फैसला जो अध्यक्ष का नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या बातें हैं, तो उस पर उन्होंने बहुत विटी अंदाज में, मजाकिया अंदाज में कहा, अगर ये फैसला लेना होता तो क्या इतनी देर होती क्या? अगर तो ये किस पर, तो क्या अब तक चुन न लिया गया, इतनी देर होती? तो ये किसके ऊपर सवाल है? ये सवाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व पर है जो लगातार 5 साल हो चुके हैं। 1 साल पहले जेपी नड्डा को मिल चुका और 1 साल चुनाव के बाद।
इसके बाद भी उनको अभी तक अध्यक्ष के तौर पर रखा गया है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जब ये बात खुलकर सामने आ रही है और ये कहा गया तो मतलब वहां पर सब कुछ ठीक नहीं था। जो तमाम लोग, जब हम और हर्षवर्धन बात करते हैं, जब हम अपने शोज करते हैं, तो तमाम लोग कमेंट्स में आते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मोहन भागवत जी का ये बयान सुने और इस बयान के निहितार्थ समझें कि जब उन्होंने कहा कि अगर हमको चुनना होता तो क्या इतनी देर होती, मतलब देर अगर हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वहां पर जिम्मेदार है। नहीं, और संघ कहता है, ठीक बात है कि वो दबाव नहीं बनाते, स्वयंसेवक का अपना संगठन है, स्वायत्त है, स्वतंत्र है, स्वावलंबी हो जाए, वो सब ठीक बात है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर स्वयंसेवक, क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी विचार का कार्यकर्ता, और इन सब को छोड़िए सामान्य जो राष्ट्रवादी विमर्श का व्यक्ति है, वो ये नहीं चाहेगा कि संगठन पर एक निष्ठावान, देश के प्रति उस तरह का संगठन के लिहाज से बेहतर कार्यकर्ता वहां बिठाए? दबाव बनाने की बात नहीं है, लेकिन ये तो सच है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में अपना अध्यक्ष चुनने का काम नहीं कर पाए वो लोग। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और देखिए, सरकार बहुत मजबूत है, नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है, अपनी जगह है, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको उत्तर प्रदेश का हाल बताता हूं। प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है, सबसे बड़ा प्रदेश है। जिलों में कई अभी जिलाध्यक्ष नहीं है, जिलाध्यक्ष चुन लिए गए तो जिले की कमेटी नहीं है, संगठन और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, उसके जिम्मे क्या काम है, उसका कुछ पता नहीं है, योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसको बस खारिज कर दिया जाता है। ऐसी सरकार चलती है। प्रभारी तक नहीं है उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से, लंबे समय से। अब कहने के लिए हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जी का नाम आ जाए, लेकिन प्रभारी तक नहीं, कोई स्थिति नहीं है। और यहां तक कि मैं एक बात और कहूं, आनंदीबेन पटेल भी राज्यपाल के तौर पर, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, उनका जो कार्यकाल वैसे तो जब तक है तब तक है, वो लिखा रहता है उसमें, लेकिन वो कार्यकाल जो तय होता है वो शायद पूरा हो चुका है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हैं, मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, क्यों नहीं बदला जा पा रहा है? JP नड्डा मंत्री हैं, दो विभागों के मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विस्तारित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद वो, तो ये एक चिंता की बात है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, उसको समझता है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और जब मोहन जी ये कहते हैं हम तय करते, तो अब तक क्या अध्यक्ष चुन लिया गया होता? तो ये सामान्य टिप्पणी भी नहीं, बहुत बड़ी टिप्पणी। और मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद भी अगर कुछ ना हो तो फिर तो भगवान ही मालिक, उस पर क्या कहा जाए। लेकिन मोहन भागवत के इसी बयान के बाद अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। अब जरा शब्दों पर ही आ जाते हैं कि शब्दों की और भाषाई मर्यादा तो खैर राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े मंचों से जब इस तरीके की बातें होती हैं और ये कह दिया गया कि वो तो एक भी बच्चा पैदा नहीं करते, वो नहीं करते, तो जो देश की जो ब्रह्मचर्य की या जो ऋषियों मनीषियों की जो परंपरा है, उस पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी बनारस के रहने वाले अजय राय सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में आज की तारीख में। ये बड़ी घटनाक्रम। और मूल रूप से अजय राय भी संघी ही है, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये, अगर वो ये कह रहे हैं कि संघ के लोग विवाह नहीं करते इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, तो क्या राहुल गांधी को भी वो उसी शब्द में बुलाएंगे? राहुल गांधी को उसी शब्द में बुलाएंगे अजय राय? मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि ये बोलचाल की भाषा है, यही बोला जाता है, तो जो वो संघ के लोगों के लिए कह रहे हैं। और मोहन जी ने जब ये बात कही थी तो उनका, हम प्रचारक हैं, हमें बोलने का नहीं है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, वो तो सभी विषयों पर बोल रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं कि किसी संगठन की क्या प्राथमिकता है, तो एक संगठन की प्राथमिकता देश है, एक संगठन की प्राथमिकता विश्व में भारत को अग्रगण्य बनाना है। एक संगठन कह रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, एक संगठन कह रहा है कि हमारे लिए सब हिंदू हैं अगर वो भारत को मानते हैं, एक संगठन कह रहा है कि हम कोई दुराव नहीं चाहते, लेकिन भावना तो हिंदू ही रखनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ क्या है? छिछली, स्तरहीन, हल्की टिप्पणी। तो ये तो देश भी देख रहा है ना, देश के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच के बाद जो उनका जो कार्यकर्ता है नौशाद, उसने जो गाली दी, मतलब टिप्पणी नहीं की, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी, और उसके बाद उस पर किसी भी तरीके की चुप्पी, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी स्पष्टीकरण, कोई बात नहीं आई।
और ये वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था राहुल गांधी ने कि जो अपराधी होता है वो आरोप सुनकर मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। तो कुल मिला के क्या इस पर राहुल गांधी या किसी को कुछ बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? बात यही खत्म नहीं होती है। घुसपैठ को लेकर जब प्रश्न उठता है तो तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री हैं महुआ मोइत्रा अक्सर विवादों में रहती हैं तमाम अपने बयानों के लिए। अपनी पार्टी के भीतर भी विवादों में रहती। कल्याण बनर्जी से जिस तरीके की उनकी चर्चा हुई, ये कौन से भाषाई संस्कार हैं कि वो कह रही हैं कि घुसपैठ रोकने में गृह मंत्री अमित शाह नाकामयाब रहे तो उनका सिर टेबल पर रख दिया जाए काट कर। गालियों की भी कोई सीमा। मुझे तो ये याद आता है कि जो मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं, जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं, वो मौत के सौदागर भी बोलेंगे, यमराज भी बोलेंगे। और नरेंद्र मोदी के प्रति मैं फिर कह रहा हूं कि वितृष्णा का भाव कई बार जो है विरोधी विचार लेकर आते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मतभेद से मनभेद ज़्यादा खराब होता, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे नफरत का माहौल, मोहब्बत की दुकान नहीं, पूरी नफरत की दुकान खोल दी गई है क्या? किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या भाजपा या आरएसएस के बात करेगा, तो उसके खिलाफ इस तरीके का माहौल बना दो कि उसकी आप मॉब लिंचिंग करवा दें, आप उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत फैला दें कि उसका सड़कों पर निकलना मुहाल हो जाए। ये किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं? कौन सी मोहब्बत की दुकान है? मुझे लगता है ये एक खतरनाक ट्रेंड है और इस पर जो है प्रतिकार किसी राजनीतिक दल होने के नाते नहीं, समाज में भारतवासी होने के नाते सभी को करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों के लिए भी लागू होती है। गाली गलौज और ऐसी जो नफरत वाली, घृणा वाली जो भाषा है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी जो कि मोहब्बत की दुकान का नाम लेते हैं, लेकिन नफरत की दुकान के अलावा उनकी पास कुछ है नहीं, ये साफ साफ दिखाई पड़ा। सिर्फ नफरत का साजो सामान वो बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये खतरनाक है हर्षवर्धन। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, राहुल कांग्रेस के मंच से गाली दी गई। अब किसने गाली दी, क्या दी, एक वो पकड़ा गया है मोहम्मद रिजवी। अब उसमें भी क्या किया, कांग्रेस के आईटी सेल के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिजवी था, उस नेक मोहम्मद को फंसाने की कोशिश की। कहा कि फेक फोटो लगा दी, कहा कि ये वहां था। अब इससे क्या समझ में आता है, दरअसल ये सब डिजाइन के तहत किया गया। यानी नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिलाना ये कांग्रेस की बड़ी साजिश रही होगी। राहुल गांधी उसके बाद उस पर माफी मांगने की बजाय लिखते हैं कि हम सत्य अहिंसा के लोग हैं, संविधान बचाने के लिए लड़े। गाली देना संविधान बचाना है, गाली देना सत्य अहिंसा की लड़ाई है। और अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रदर्शन किया है, इस मामले को और गंभीरता से उठाना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, उनको लगता है इसी तरह से हमारा नेता बने। अराजकता, झूठ, जहर, जो बार बार कहते हैं देश में केरोसिन फैला हुआ, बस आग लगाने की देर है, बार बार वो ये कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि इसी से वो बढ़ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव को ये तय करना है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तय करना है कि राहुल गांधी से पूछने पर भी तेजस्वी का नाम उन्होंने नहीं लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को झंडा लेके कांग्रेस का चलना पड़ रहा है, जिससे कि लोग दिखें कि कांग्रेस के लोग हैं। ये जो वोट अधिकार यात्रा कही जाती है, लेकिन राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा है, एंटरटेनमेंट है। चलो आज घूम के आते हैं, आज थोड़ा बुलेट चला लेंगे, आज थोड़ा खुली जीप में बैठेंगे। राजनीति इस तरह से हो रही। और फिर मैं कह रहा हूं, कोई करंट नहीं है। लोग कह रहे थे बड़ा बज है, तो मैं लगातार कह रहा हूं ये बात कि अंग्रेजी का बज बना था, लेकिन वो हिंदी में बजबजा गया। जैसे गंदी नाली होती है, नाला होता है, वैसे बदबू आने लगी। जब बार बार आप वोट चोर कह रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की घृणा कर रहे हैं, उसी से निकल कर एक राहुल कांग्रेस का आदमी वो गाली देता है मां। लेकिन आप सोचिए जरा, समाज में केरोसिन डाल रहे हैं, लोगों के मन में जहर डाल रहे हैं, और ये खतरनाक है। तेजस्वी यादव 2020 रिपीट होने जा रहा है, मैं आपको चेता रहा हूं, 2020 रिपीट होने जा रहा है। तब राहुल गांधी रैलियों में आए थे, उसके बाद जो खबरें आई थी कि तेजस्वी ने कहा था कि आप रैलियां बंद कर दीजिए, कम सीटों से हारे थे। अगर इसी तरह से राहुल गांधी अपना करते रहे, मामला और बढ़ता रहा, ये जहर फैलाने की कोशिश करते रहे, तो उसके पहले शिकार राजनीतिक तौर पर आप होने वाले हैं। लंबे समय तक सत्ता नहीं आएगी। और पता नहीं, कांग्रेस के मन में शायद ये चल भी रहा हो कि अगर ये सत्ता में आए तो इनको तो
20 साल के बाद 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी कह के हटाना ठीक होगा? तेजस्वी आ गए तो इनके बारे में क्या कहेंगे? और ये तो सेम वोट बैंक है, तो पता नहीं क्या चल रहा है। ये राजनीतिक तौर पर अंदर की बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लगता भी है। दरअसल तेजस्वी यादव को शायद इसलिए लगा होगा, तो उन्होंने जो है अखिलेश यादव को भी बुला लिया, दोनों लोग गले भी लग लिए, और कुल मिला के वहां पर एक तीसरा कैरेक्टर भी उत्तर प्रदेश से वहां पहुंच गया। खैर उस पर नहीं, लेकिन एक बात साफ साफ समझ में आती है कि कांग्रेस के हमले अब लगातार और बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि शायद कुछ उम्मीद थी उनको कि वो तो हटा नहीं पा रहे हैं, तो शायद भागवत जी हटा दें, आरएसएस ही हटा दे। तो भागवत जी ने तो खैर कुछ हटाया नहीं, 75 का बैरियर हटा दिया, वो अलग बात है कि भाजपा पर जरूर सवाल उठा दिया अध्यक्ष को लेकर, वो सब अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे तय। लेकिन अब आते हैं नरेंद्र मोदी पर ही। नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, बिल्कुल, और जिस दौरे पर नरेंद्र मोदी हैं वो देश के प्रधानमंत्री का दौरा, मैं फिर कह रहा हूं, हाल फिलहाल के तमाम दौरों की तुलना में हर विदेश दौरा महत्वपूर्ण होता है भारत के लिहाज से, लेकिन ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जापान के बाद जो वो चीन पहुंचे हैं, और चीन में जिस तरीके से एससीओ की बैठक में 7 साल बाद प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ पर, याद ध्यान रखिएगा 7 साल बाद चीन गए हैं, क्योंकि गलवान और डोकलाम के बाद हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वहाँ इस समय उनका जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से आप देखिएगा इसमें तमाम ऐसे बैरियर उठने वाले हैं जो चाइना जिन चीज़ों की एंट्री नहीं देता था भारत की व्यापार के लिहाज से, और ये चीन को भी समझ में आ रहा है कि अगर अमेरिका की ये दादागिरी चलती रही तो ये उसके भी हितों के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी चीनी भाई भाई, और जिस तरीके से दो बड़े ताकतवर देश जब पड़ोसी होते तो उनके बीच में एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता होती है, अविश्वास का भाव भारत और चीन के बीच में है। लेकिन जिसको कहते हैं कि राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने आज कहा ना कि कोई भी स्थायी नहीं होती है डिप्लोमेसी में, जो भी होते हैं दोस्त और दुश्मन वो बदलते रहते हैं, जैसे राजनीति में होता ना, तो वैसे भी। तो दुश्मनी की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि दोस्ती का परिमाण बदलता रहता है। तो इसके अपने मायने समझिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं और राजनाथ सिंह वो कह रहे हैं जो इससे पहले अभी कुछ दिन पहले चीन होकर आए हैं, और वहाँ पर पहलगाम की घटना को लेकर जो रेजोल्यूशन में जब नाम नहीं था तो उसको उन्होंने वहाँ पर साइन करने से भी मना कर दिया था। तो जहाँ पर जिस तरीके से भारत को अपने हितों के प्रति कड़ा रुख अपनाना होगा वो करेगा ही करेगा। तो ये ध्यान देने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है हर्षवर्धन। मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिहाज से भी, और जो बॉर्डर पर जो खासतौर से सेनाओं का बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से बहुत खर्चा है, चूँकि हर जटिल परिस्थितियां वहां पर, तो वो हटाने की दिशा में कुछ सहमत जो पहले बनी थी, अब हमें लगता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं ये अच्छा हो राजेश्वर, लेकिन एक बात कहूंगा, थोड़ा दूध का जला है, छाछ भी मैंने कहा इसीलिए पिएगा। बहुत सतर्कता के साथ इस साझेदारी पर आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो हाल ये है कि चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है वो तो स्थिति है कि हिंदी वालों को ही वीडियो जारी करा रहे हैं, हिंदी में ही तिब्बत से, ल्हासा से और कैलाश मानसरोवर से, और अब तो तियानजिन से भी जहां ये एससीओ समिट हुआ उन सब जगहों पर ये बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है, भारत सरकार को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो डोनाल्ड ट्रंप भी भुगत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इकोनॉमिक पॉलिसी पर यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ सैंक्शंस ये ऐसे ही हैं जैसे कोई चूहा किसी हाथी को काटने को दौड़े या डराए। तो ये डरावना नहीं है, ये हास्यास्पद है, मजाक लग रहा है। अमेरिका के भीतर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ट्रंप बहुत अच्छी स्थिति में है, ही इज इन वेरी गुड शेप, लेकिन अगर कुछ हुआ, कुछ टेरिबल हो गया तो मैं उसको संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मेरी ट्रेनिंग ठीक है। दुनिया भर की आशंकाएं, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए हर्षवर्धन, क्योंकि ट्रंप को लेकर बहुत सी आशंकाएं लगातार चल रही हैं, उनके हाथ को लेकर यहाँ उनका कुछ रेड सा दिखा, तो उसके बाद और बहुत सी आशंकाएं, पैरों में स्वेलिंग भी दिखाई पड़ी, उनके बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वो सब अपनी जगह है। सवाल ये है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं क्या सिर्फ उसकी वजह से भारत चीन आए हैं, या चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत को इग्नोर नहीं किया है। एक वर्ग भारत में ऐसा है जो लगातार चीन को लेकर अगर अचानक उछलने लगता है, उसको लगता है कम्युनिस्ट चाइना है तो बस देखो भारत, और कमाल की बात ये कि वो चाहते हैं चीन के दबाव में भारत रहे और हम कहेंगे बड़ी अच्छी पॉलिसी, क्योंकि लंबे समय तक कम्युनिस्टों के बच्चे मॉस्को में, बीजिंग में पढ़ते रहे, मौज करते रहे, खूब उनका जीवन बड़े अच्छे से चलता रहा, दुनिया भर की सैर वो करते रहे, अभी भी वो सब होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के चीन के साथ रिश्ते अच्छे हों बहुत अच्छा है, सिविलाइजेशनल वाले रिश्ते अच्छे हों बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक कम्युनिस्ट चाइना जब एक आक्रामक एक्सपेंशनिस्ट रिश्ता करती है तो हम वो कतई नहीं करने वाले हैं। अभी सब बहुत गुडी गुडी दिख रहा है। ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी के स्वागत के पोस्टर बड़े बड़े सब लगे हैं वो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ये समिट से निकल कर आएगा और उसके बाद आगे जो होगा वो देखना होगा कि क्या हम ट्रेड डेफिसिट घटा पा रहे हैं,
क्या हम अपने लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ले पा रहे हैं, या फिर वही होगा कि टिकटॉक का बैन खुल गया, कुछ और हो गया और कल को फिर हमको धोखा मिले तो हम उस तरह से, क्या ये सब हम कर पाएंगे? और क्या चीन के जरिए हम पाकिस्तान पर दबाव बना पाएंगे कि वो जो आतंकवादी हरकतें कर रहा है उसको कम करे? तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन चूंकि ये सारी सतर्कता थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, वो जो अभी जाना था जापान पहुंच गए, चीन जाना था चीन, लेकिन इसलिए पहले जापान पहुंच गए। और जापान में जो 10 साल का जॉइंट वेंचर किया है, एमओयू किया है, वो कमाल का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटो तक, हाईटेक जितनी चीजें हैं उससे लेकर जो टेक्नोलॉजी जितनी चीजें हैं वो सब, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, स्पेस, दूसरे सारे क्षेत्रों में भी इन सब पर हम काम करने वाले हैं। 7 जो लाख वाटर करोड़ ट्रीटमेंट है उस पर काम करने वाले हैं। 17 लाख करोड़ यूरो, ये 10 साल का 17 ट्रिलियन यूरो, इसका ये प्लान है 10 साल का जो उन्होंने तय किया हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूं, बुलेट ट्रेन में से प्रधानमंत्री घूमे नहीं वहां के प्रधानमंत्री के साथ, ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भारत जापान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और इसको अगर यूं देखें तो जापान के साथ ये रिश्ते अमेरिका और चाइना दोनों को संतुलित करने वाले हैं। तो आप ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री के दिमाग में नहीं होगा, भारत सरकार के दिमाग में नहीं है, हमारी पॉलिसी में नहीं, लेकिन हम ये रिश्ते कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि ये जो ट्रायंगल नया बन रहा है, भारत, रशिया और चाइना, ये बने। हम ये भी चाहेंगे कि जापान के साथ रिश्ते, और हम तो ये भी चाहेंगे कि कल को सद्बुद्धि आए ट्रंप को, अमेरिका या ट्रंप की जगह जो भी जब आएगा उसको सद्बुद्धि आएगी तो भारत के साथ रिश्ते करें। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का असर उन्होंने व्हाइट हाउस की तरफ से डाला कि देखिए $150 बिलियन आ गया, $150 बिलियन ट्रेजरी में आ गया। तुरंत माइक पेंस ने डाला कि हाँ, ये तो अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी कंज्यूमर उनको करना पड़ रहा है। तो स्थिति कठिन है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत अपनी डिप्लोमेसी बहुत सधे तरीके से करते हुए आगे बढ़ा है। नहीं, यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री जापान में गए तो वहाँ पर जिस बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे हर्षवर्धन, उस बुलेट ट्रेन में जो भारतीय जो ड्राइवर हैं वो उसको सीख रहे थे, ट्रेनिंग भी ले रहे थे। तो कुल मिलाकर जो भारत में चलने वाला है, तो निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन से सिग्नलिंग कमीशन करने को मंजूरी दे दी जापान ने, जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, और कई स्टेशन भी पूरी तरह से बन गए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चाइना के साथ हम लोग जो बात कर रहे थे, चाइना ने अब एक टर्म दिया है जो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ड्रैगन, एलिफेंट, टैंगो। ड्रैगन चाइना को बोलते हैं, एलिफेंट भारत को बोल रहा है, और टैंगो मतलब डांस की एक भाषा विधा है। तो ये मिलकर रॉक करेंगे, ये कह रहे हैं। तो अच्छा है, लेकिन सतर्कता के साथ में, और मुझे लगता है इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा। लेकिन अब बात जरा डोनाल्ड ट्रंप की भी कर ले, उनकी सेहत और उसको लेकर जो बातें हो रही, जो सोशल मीडिया पर चल रहा, उस पर हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ की एक अदालत ने खुद ट्रंप के फैसलों के खिलाफ आदेश दिया है, 7 में 5-2 से फैसला दिया है, 7-4 से 11 में से 7-4 से, माफ कीजिए, 7-4 से दिया। और उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि मतलब 15% से ज़्यादा टैरिफ वो नहीं लगा सकते थे। लेकिन खैर ट्रंप ने उस पर अपना तमाम चीज़ें की और उस पर संसद के पास अधिकार है, उसको अवैध बताया। तो आप समझिए कि अमेरिका की अदालत, अमेरिका के जो अर्थशास्त्री, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के ही तमाम नेता, सब किस तरीके से इस पूरी स्थिति को लेकर बेचैन है। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका पर जो $37 ट्रिलियन का जो डेप्ट है, उसमें ध्यान रखिएगा कुछ बॉन्ड हमारे पास भी हैं, ज़्यादा नहीं, $212 बिलियन के, $750 बिलियन के बॉन्ड चाइना के पास में भी हैं। तो अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, और वो जिस तरीके से पूरी दुनिया पर दादागिरी करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो सद्बुद्धि जो हर्षवर्धन कह रहे हैं, वो अनुभव से नहीं आएगी, वो मजबूरी से आएगी। बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है ये है। मुझे बस ये आखिरी में कहना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारतीय हितों को लेकर जो भी फैसले भारत सरकार लेती है, उसके पक्ष में पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और ये जो गाली गलौज, जो नफरत और घृणा वाली जो बातें चल रही हैं, इस पर मुझे लगता है कि कम से कम ये जो तमाम आभासी संसार में जो गंदगी फैली हुई है, इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाइए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें अब आपकी संतति तक जा रही, हमारी आपकी, ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। चैलेंजिंग टाइम से देश के भीतर भी, दुनिया में भी हमारी अपनी भूमिका कैसे बेहतर हो, तो हमें भी ठीक करना पड़ेगा। जो मोहन जी ने कहा ना कि सरकार को, पार्टी को, किसी व्यक्ति को हम ठेका नहीं दे सकते, हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। तो उस तरफ ही जाना पड़ेगा, तभी हम वो भूमिका तय कर पाएंगे और उस समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर जो है समाज तैयार हो, इसकी दिशा में सबको काम करना चाहिए। नमस्कार।